साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, देखो ध्यान से। अब सबसे महत्वपूर्ण यही होता है लीजिए कि जब भी हमको इंटरव्यू देने जाना होता है तो उससे पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। बच्चे इसी में गलती करते हैं, नतीजा क्या होता है कि उनको थोड़ा सा 5, 7, 10 नंबर कम आता है। साक्षात्कार के पहले की तैयारी, दूसरा हम क्या लिखेंगे, साक्षात्कार के समय तैयारी। ठीक है, अगला क्या हम लिखेंगे, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ होता है। इसको समझते हैं क्या है कि जब भी हमको साक्षात्कार देने जाना होता है तो उससे पहले हम किन किन प्रकार की तैयारी करते हैं। तो हमने क्या बताया, हमको 3 प्रकार की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले तैयारी क्या होता है कि साक्षात्कार के पहले हम क्या तैयारी करेंगे, साक्षात्कार के समय हम तैयारी कैसे करेंगे, और साक्षात्कार का कक्ष में जो हमारी मानसिक तैयारी होगी वह मानसिक तैयारी सामान्य रूप से कैसा होगा। यह ध्यान रखिएगा, यह जो दोनों पॉइंट हम लिखे हैं इसका आधार यही होता है। आधार का मतलब यह होता है कि साक्षात्कार देने से पहले हम कितना ज़्यादा तैयारी किए हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि साक्षात्कार के समय आपका प्रिपरेशन कैसा होगा और साक्षात्कार के कक्ष में आपका प्रिपरेशन कैसा होगा। आगे बढ़ें, देखो ध्यान से। तो साक्षात्कार के पहले की तैयारी हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं किसी का 16 अगस्त को इंटरव्यू है, 16 अगस्त 2023 को इंटरव्यू है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 15 अगस्त 2023 को हम क्या करेंगे। पहले का मतलब ये होता है कि आपका जब मेंस का रिजल्ट आया तो मेंस के रिजल्ट आने से 15 अगस्त तक का, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मेंस का रिजल्ट आने से कब तक, 15 अगस्त तक का। यह जो बीच में समय होगा ना, इसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षात्कार के पहले की तैयारी। ये काफ़ी हो सकता है कि ये काफ़ी लंबा समय आपको मिले और बीपीएससी आपको कम समय भी दे सकता है। ये 67वीं इंटरव्यू के लिए भी सेम एप्लीकेशन लागू होता है, 69वीं के लिए भी लागू होता है, और 60वीं के लिए जो भी पेपर आएंगे सबके लिए यही एप्लीकेबल लागू होता है हमेशा से। जैसे मान लेते हैं ऑडिटर का रिजल्ट आया भी हो गया लगभग 5-7 दिन और अभी इंटरव्यू का डेट नहीं दिया है, तो जिस बच्चे का मेंस क्वालिफाई हुआ है, अगर वो गंभीर बच्चा होगा तो उसको चाहिए कि हम मेंस के रिजल्ट आने के साथ में ही हम क्या करें, अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अपनी तैयारी को शुरू करने का मतलब ये होता है कि जब हमारा इंटरव्यू का डेट पड़ेगा उससे पहले हम क्या हो जाए, मेंटल रूप से तैयार हो जाए। अब इस बीच में हमको करना क्या है, देखो। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है उसमें पॉइंट को लिखते हैं ताकि उस पॉइंट को हम लोग समझ के करेंगे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अपने फाइल एंड डॉक्यूमेंट का बिल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, फाइल का मतलब क्या होता है। आप देखोगे कि आपके पास में जब इंटरव्यू देने आप जाइएगा तो आप एक फाइल लेकर के जाइएगा, उसी फाइल में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट होगा। फाइल कैसा होना चाहिए, सबसे पहला समझो ध्यान से। फाइल जो होता है, देखोगे यहाँ बड़ा साइज से फाइल होगा, यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्तुति रानी, प्रीति निजेश, पूनम, क्या होता है, चैन लगा होता है, नहीं खोलने वाला होता है बड़ा सा, और उसको क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं, और अंदर में क्या होता है, पन्नी का होता है। उस पन्नी में ऐसा पन्नी रहेगा लेकिन बीच में छेद होता है, उसी में तुम क्या डालती हो, फाइल डालती हो। तो ऐसे ही फाइल लेकर के जाना, और ऊपर में ना, फाइल के ऊपर में इतना छोटा सा ये प्लास्टिक का बॉक्स दिया रहता है, और उसमें क्या रहता है, कार्ड लिखा रहता है, तो उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि आपका फाइल वहाँ पे हेरफेर न हो। ठीक है, फाइल का हम लोग क्या कर लिए, एक अच्छा फाइल, बेसिकली ब्लैक कलर का जो फाइल होता है या थोड़ा सा जो लेदर कलर का फाइल होता है, उसी फाइल को लेके चलेंगे। अब डॉक्यूमेंट का वेल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ नीचे से क्या करना है, ऊपर हमको फाइल को क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखो, जैसे हमारे पास फाइल है, इस फाइल को हमने क्या किया, खोला। ये क्या करेंगे, हम इसको फाइल को ऐसे खोल दिए। तो सबसे जो पहला पन्ना आएगा, पन्ना मतलब क्या, उसको समझो कि पन्नी वाला पन्ना, ऐसा फाइल देखे हो जी, पन्नी वाला है किसी के पास, हाँ सर है, ठीक, है सर है। उसको ऐसे हम खोलते हैं तो पहला जो पन्नी आएगा, यानी फर्स्ट पन्नी जो आएगा, उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें हम रखेंगे अपना इंटरव्यू का एडमिट कार्ड। देखो ध्यान से क्या क्या बोल रहे हैं, इंटरव्यू का क्या, एडमिट कार्ड। कौन सा इंटरव्यू का,
जिनको ऑडिटर देना है ऑडिटर का इंटरव्यू रखेंगे, या जिनको 68वीं का देना है 68वीं का इंटरव्यू रखेंगे, या जिनको देना है जो भी इंटरव्यू होगा उसका पहला पन्ना में क्या रखेंगे, हम अपना एडमिट कार्ड को रखेंगे। ठीक है, देखो सेकेंड पन्ना जो होता है, सेकेंड पन्नी जो होगा उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें हम मेंस का फिल किया हुआ फॉर्म रखेंगे। ये सब वहाँ खोजता है, फिल किया हुआ क्या रखेंगे, फॉर्म रखेंगे। जब बच्चा पीटी क्वालिफाई करता है, मेंस का फॉर्म भरवाता है ना, उसका प्रिंट लेकर के आता है, हम लोग निकालते हैं। पहले भेजना जब पड़ता था बीपीएससी में, अब तो खैर बंद कर दिया भेजना, लेकिन उसका प्रिंट निकलता है 5-7 पेज का। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 5-7 पेज के एक साथ में डाल के स्टेपल करके उनको हम क्या रखेंगे, सेकेंड वाले पन्नी में हम उसको रख देंगे। ये दो हमारा क्या हो गया, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि हम अपने फाइल में सबसे पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पन्नी में हम क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे अपना पहचान पत्र। क्या रखेंगे, पहचान पत्र रखेंगे। अब ये पहचान पत्र क्या होता है, तो यह पहचान पत्र वही होगा निजेश जो आप अपने फॉर्म में भरे होंगे। हो सकता है यह पहचान पत्र पर का आधार कार्ड हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, डीएल हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड नहीं होता, सॉरी क्या नाम है उसका, ये वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। जो भी आप दिए हैं ना, केवल उसी को रखना, पूरा लेकर के जाने की जरूरत नहीं है ना। क्या रखना उसको, ये रखना। अब ये सारा चीज, ये 3 चीज जो होगा ना, ये तीनों चीज आपको क्या रखना है, 2 फॉर्म में रखना है। क्या रखना है, इसकी आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है, और क्या रखना है, इसकी फोटो कॉपी भी रखना है। और सबका फोटो कॉपी रखना है 2-2 कॉपी। जैसे एडमिट कार्ड का हम 2 कॉपी फोटो रखेंगे, मेंस वाले का हम 2 कॉपी रखेंगे, और पहचान पत्र का हम 2 कॉपी रखेंगे। ये जो हमारे शुरू के जो 3 पन्ने होते हैं, 3 पन्ने में हम इसको क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे। बीपीएससी को यही सबूत चाहिए कि हाँ स्तुति प्रिया इंटरव्यू देने जा रही है, तो वास्तव में यही स्तुति प्रिया है कि नहीं है, उसी को क्या करना है, जांचना है। ठीक है, एडमिट कार्ड से जज जाएगा, मेंस के फॉर्म से जज जाएगा, सिग्नेचर से वहाँ करवाएगा, जज जाएगा। अब देखो, अब आपको चौथा पन्ना में क्या रखना है, चौथा पन्नी जो होता है, सबसे पहले एजुकेशन क्या चाहिए हमको, मैट्रिक का। तो आपको चौथा पन्ना में क्या रखना है, जो हम लोग मैट्रिक करते हैं उस मैट्रिक का क्या रखना है, पहले रखना है सर्टिफिकेट, और उसके बाद क्या रखना है, इसका मार्कशीट। तो इसमें क्या रखेंगे, पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, मार्कशीट रखेंगे। मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन स्लिप हमको रखने की जरूरत नहीं है। देखो रजिस्ट्रेशन हुआ है तब ना हम भाई मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं, तब ना हमको सर्टिफिकेट मिला है। तो रजिस्ट्रेशन से तो बड़ा चीज़ यही हो गया, तो रजिस्ट्रेशन आपसे वहाँ पर नहीं मांगता है। ये क्यों मांगा जाता है, ये मांगा जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ को क्या करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। कोई दिक्कत हो गया, ठीक है। वो 5वां पन्नी जो होगा, उस 5वें पन्नी में हम रखेंगे जो हमारा इंटर होता है। इंटर आपका जिस भी स्कूल से हो, जिस भी कॉलेज से हो, उस इंटर का हम, ये क्या है कि पन्नी में हम क्या रखेंगे, इंटर का पहले क्या रखेंगे, पहले सर्टिफिकेट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, फिर हम मार्कशीट रखेंगे। ठीक है, 5वां पन्नी हो गया, समझ में आया। आप लोग अभी से ही उसको ऐसे ही अरेंज करके रखना, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत होता है बाद में, कहीं मट्टी का घुसा दिए, कहीं बीए का घुसा दिए, कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6ठे पन्ना में जो होता है, 6ठे पन्ना में आप अपने ग्रेजुएशन का क्या रखेंगे, वही सबसे पहला सर्टिफिकेट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, मार्कशीट रखेंगे। ठीक है, 7वां पन्ना में क्या रखेंगे, 7वां पन्ना में आपको रखना होगा, अगर कोई आप ऑप्शन बोलते हैं, एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन आप दिए हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चा ने एमए किया है, किसी बच्चे ने एमएससी किया हुआ है, तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा ना। तो आप उसको भी क्या, अगर वहाँ मेंशन किए हैं, फॉर्म में होता है ना कि अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ, तो आप क्या करेंगे, तब उसको रखेंगे, और यदि आप नहीं रखें हैं तो उसको क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक एमए के बाद में जो भी हाँ, ग्रेजुएशन का डिग्री तो सर बहुत बड़ा होता है, वो फाइल में कैसे हटेगा, हम लोग का डिग्री है बहुत बड़ा। कितना बड़ा होगा, हमको भी इतना ही बड़ा होगा, बहुत नहीं सर, बहुत बड़ा है यूनिवर्सिटी, कोनो फाइल में नहीं हटता है सर, वो नहीं हटेगा। ठीक है, उसका देखो 2 तरीका है, उसको क्या करना, कैसे हम लोग गोल गोल इडली डोसा खाते हैं ना, उसको गोल गोल करके क्या करना, उसको अच्छे से एक लिफाफा में लेके जाना। उतना बड़ा लिफाफा आपको मिल जाएगा मार्केट में। यदि लिफाफा नहीं मिलेगा तो किसी भी किताब के दुकान में जा करके, जो बच्चा सब नहीं पेंटिंग करता है, कार्डबोर्ड होता है 10 में देता है, पन्ना उजला बड़ा सा होता है, उसी को क्या करना, उसी को रैप करके अच्छे तरीके से संभाल के लेकर के जाना।
अब उसका फोटोकॉपी हम कैसे करा के, जब फोटोकॉपी तो वहाँ मांगेगा, तो कितना भी बड़ा फाइल हो उसका एग्जीबिशन रोड के कोना पर फोटोकॉपी उसका कर देगा आपको। अगर डॉक्यूमेंट आपको जितना बड़ा है वहाँ पर जाके जाना करवा लीजिएगा, वो कर देगा आपको डॉक्यूमेंट, है ना, वो कोई मुद्दा नहीं है। सही बात है, फाइल में उसको 25 से काट के थोड़ी रखोगे। देखो अगला फाइल में हम क्या रखेंगे, पन्नी में अनामिका। यदि किसी कोई बंदा जॉब में है, कोई कैंडिडेट क्या है पहले से जॉब में, चाहे बीपीएससी में हो या किसी और जॉब में हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको एनओसी लेकर के जाना होता है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मान चलो कि हम पहले से डीएसपी हमको एसडीएम के लिए देने जाना है, तो हम अपने प्रशासन से क्या लिखाएंगे, एनओसी लेकर के जाएंगे कि हम पेपर दे रहे हैं। तो सरकार का नियम है कि यदि आप वरीय पद के लिए पेपर देते हैं तो आपको संबंधित विभाग से एनओसी लेना पड़ता है कि आपके विभाग को आपके अग्रिम शिक्षा से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ये एनओसी लेकर के जाना। और यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, होता है ना, उसका भी कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन हो गया या फिर मतलब ये क्या नाम उनका स्वतंत्रता सेनानी का पोता पोती हो गई, उनका क्या रखना है आपको, उनका सर्टिफिकेट रखना है। एक्स सर्विसमैन जो होगा इनका भी गवर्नमेंट देता है सर्टिफिकेट, और जो नाती पोता पोती होता है फ्रीडम फाइटर का, उनके भी सर्टिफिकेट होते हैं। तो आपको ये 8वें पन्नी में ये रखना है। इतना रखने के बाद में अब आपका जो पॉलीथीन बचता है, उस पॉलीथीन में क्या रखा जाए उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है नीता रानी। उसके बाद 9वां पन्नी में हम क्या रखेंगे, उसमें हम सबसे अब क्या रखेंगे, हम रखेंगे पहले कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप किसी प्रकार के कैटेगरी में शामिल होते हैं रहते हैं तो आप क्या रखना, पहले कास्ट सर्टिफिकेट रखना। यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो उनका केवल एक ही कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उनसे काम हो जाएगा। यदि देखो ये हो गया किसके लिए, एससी और एसटी के लिए, ठीक है। अब देखो और ओबीसी के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक अंतर क्या होगा कि यदि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको नॉन क्रीमी लेयर या का क्या बनाना होता है, सर्टिफिकेट बनाना होता है ना ऑफिस से। अगर नहीं बनेगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में आप क्या रखना, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको रखना अनिवार्य होता है। फिर देखो 10 में इसी में यदि कोई 9वें नंबर में यदि कोई कैटेगरी वाला तो वो डाल देगा। अदरवाइज 9वें में ही क्या है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जीसी के लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और यदि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो क्या रखेंगे, अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रखेंगे। पहले कास्ट का रखेंगे, उसके बाद अपना इनकम जो होता है उनका रखेंगे। अगला जो कॉलम होता है पन्नी होगा हमारे पास में इस फाइल का, उसमें हम क्या रखेंगे, उसमें हम अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट रखेंगे। क्या रखते हैं, रेसिडेंस सर्टिफिकेट रखेंगे। ठीक है, इतना ही चीज़ आपको रखना होता है। इसमें कुछ वैसे भी कैंडिडेट होते हैं जिन पर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा चला होता है। क्लियर है। बस आपको अपना जो थाना होता है उस थाने से आपको एनओसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर के वहां पर जाना होता है, ताकि थाना जब प्रत्याभूत कर दे, प्रत्याभूत का मतलब होता है क्या, साबित कर दे कि हाँ इन पर केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ कि हाँ ये चोर है कि चुहार है, कोर्ट में ही चल रहा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिन पर केस मुकदमा नहीं भी होता है, वो भी क्या सोचते हैं हम थाने से एनओसी जा करके बनवा लें। नहीं, उनको आवश्यकता नहीं होती है। थाने से एनओसी बनवाने का जिम्मेदारी और वैसे कैंडिडेट को जिन पर किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं है, वो जिम्मेदारी बनता है वो डिपार्टमेंट का। जैसे मान लो कि निजेश पर किसी प्रकार का केस नहीं है, यदि निजेश का चयन हो जाता है बीपीएससी में, तो अब जिस भी विभाग में उसका चयन होगा, गन्ना अधिकारी में हो, आरओ में हो, एसडीएम में हो, डीएसपी में हो, तो अब संबंधित विभाग इसके आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर इसके थाने को नोटिस करेगा और थाने को बोलेगा कि भाई जरा इसको वेरीफाई करो तो कि निजेश नाम का लड़का का कैसा मामला है, वहाँ पर सब कुछ वो थाना करके आपको देगा। तो अब वो उनका जिम्मेदारी बनता है डॉक्यूमेंट बनाने का। ठीक है, आप उस सब थाना के चक्कर में भी नहीं पड़िएगा, कोर्ट से भी लेकर के नहीं पड़िएगा। कोर्ट थाना में वही लोग जाएगा, कौन जाएगा, जिनके पास में किसी प्रकार का क्या होता है, केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, या किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है, गड़बड़ सड़बड़ काम चल रहा हो। ठीक है, अब देखो इतना तो हो गया हमारा। इंटरव्यू में क्या करना है, 11वें जो पन्नी होता है उसमें एक प्रकार का और आपको क्या रखना पड़ता है, एक एफिडेविट लगाना पड़ता है। ये एफिडेविट क्या होता है, देखो तो अनामिका रानी, मान लो अनामिका ने फॉर्म भरा, अनामिका ने क्या किया, फॉर्म भरा, और अनामिका ने क्या किया, अनामिका का नाम क्या है, ऐसे है देखो, ANAMIKA, अनामिका। ठीक है, बेचारी फॉर्म भरी।
अब मान लो कि कैफे से फॉर्म भरता है बहुत सारा बच्चा बिहार का, तो उनके पास लैपटॉप होता नहीं ना है। अनामिका ने क्या किया, ये पूरा नाम हो गया कुमारी, ठीक है। अब जब इसका कैफे वाला फार्म भर रहा था, इसके नाम को क्या कर दिए, अनमिका कुमारी। कुमारी मतलब क्या, ए यहाँ पर छोड़ दिया। अब अनामिका क्या की, गलती से फार्म भेज तो उसमें नहीं देखी होगी, लेकिन जब उसका फॉर इंटरव्यू कॉल लेटर आया अनामिका का, उसका दिमाग क्या हो गया, चकरा गया, बोले कि बाप रे बाप, इतना बड़ा गलती हमसे हो गया है। हर बच्चों का टेंशन होता है वैसे, तो घबराने की बात नहीं है। वैसी स्थिति में आपको यह साबित करना होता है बीपीएससी में कि जो अनामिका कुमारी नाम है ना, वास्तव में ये अनामिका कुमारी है, और ये बस टंकन उसको बोलते हैं, टाइपिंग, हिंदी में टंकन बोलते हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण कैफे के द्वारा हुआ है। तो आपको जब इंटरव्यू होता है उससे 4-5 दिन पहले, एक सप्ताह पहले अपना किसी भी कोर्ट में, नया भारत के किसी भी कोर्ट में जा करके एक एफिडेविट वकील से बनवा लेना कि हमसे इस कारण से गलती हुआ है, और अनामिका कुमारी ही क्या है, अनामिका कुमारी है। बहुत सारी गलतियाँ होती है, कोई आवासीय प्रमाण पत्र गलत कर लेता है, कोई पापा का नाम गलत कर लेता है, कोई मम्मी का नाम गलत कर लेता है, गलतियाँ तो होती है ना भाई सब लोगों से, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। यदि आपसे मेंस के फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो गया हो, प्रीलिम्स के फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो गया हो, और बीपीएससी सुधारने का मौका नहीं दिया हो, और सुधारने का मौका दिया भी हो तो आप नहीं सुधार कर पाए हो, इसी को बोलते हैं अनुशासन और विनम्रता। सर हमसे गलती हो गया है कि हम पहले कोर्ट में, मतलब न्यायालय के पास में गए थे, हमने साबित किया कि हम ही हैं। वो कोर्ट में जाइएगा तो कोर्ट, वो जज के पास नहीं जाना होता, वकील सब नहीं बाहर बैठता है एफिडेविट बनाने, वो बना देगा आपको। वकील आपका आधार कार्ड देखेगा, चेक करेगा, नोटरी का मुहर लगेगा, आपका काम हो गया। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर के कहाँ जाएंगे, वहाँ पर बीपीएससी में जाएंगे। तो घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट सही बन रहा है गलत बन रहा है, वो उसको छोड़ दो। समझ में आ गया। इसके अलावे किसी अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट, आप आवासीय वाला लिख दिए है ना, हाँ, इसके अलावे किसी अन्य प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको लेकर के नहीं जाना होता है। देखो जैसे हम एनसीसी में ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो अब क्या है, उसके बाद कि हम NITS इंग्लिश का अलग से कोर्स किए हुए हैं, ट्रांसलेशन वाला और प्लस पढ़ने का भी, तो वो मेरे कुछ अलग अपना डिग्री होता है। हर बच्चा अपना कुछ डिग्री लेकर के आता है, तो जो डिग्री तो हमारे पर्सनल फाइल के लिए है, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम NCC का फॉर्म घुसेड़ देंगे उसमें। आपको जितना वहाँ पे जरूरत होता ही लेकर के जाना है। आपके पास कुछ अलग सर्टिफिकेट है ड्राइविंग का, फाइविंग का, उस सबको लेकर के नहीं जाना है। फाइल जितना हल्का रहे उनको ढूंढने में उतना ही क्या होगी, सहूलियत होगी। समझ में आ गया कैसे हम फाइल को, डॉक्यूमेंट को वेल अरेंज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, अब देखो ध्यान से, हम जिस पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है स्तुति रानी, प्रीति, जिस पद के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पद के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। पद का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ, चूंकि हम यहाँ पर किसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑडिटर का, तो एक कैंडिडेट को जो ऑडिटर का फॉर्म इंटरव्यू देने जा रहा है, उनको इस ऑडिटर के विषय में A to Z क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि कोई बच्चा, अभी AO का भी रिजल्ट आएगा, और यदि कोई स्टूडेंट डबल AO का रिजल्ट देने जा रहा है, कोई बच्चा CDPO का इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई बच्चा प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू देने जा रहा है, यदि जो स्पेशल वैकेंसीज होती है ना, इन वैकेंसी के विषय में आपको अबाउट होना चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक कि भाई CDPO का क्या काम होता है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, या DM को रिपोर्ट करता है कि अपने विभाग के अपर सचिव को रिपोर्ट करता है, हर चीज़ आपको जानना चाहिए। और हर चीज़ आपको किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि ये चीज़ न्यूज़पेपर में गूगल करके, या जब विभाग में वहाँ पर जाओगे, यदि नहीं समझ में आया ना कि CDPO का कहाँ काम होता है, सीधे कहाँ लगा दो, बाल विकास विभाग में फ़ोन लगा दो और बोलो कि सर हमको काम बताइए इसका। वहाँ से भी नहीं मन करता तो पटना में इसका ऑफिस, पटना में रहते हैं आप, पटना में चले जाओ ऑफिस में, बोलो कि सर मैं CDPO का इंटरव्यू है, हमको CDPO के काम करना नहीं पता, आपको बताइए, हमको सरकार में देना होता है। देखो हम तो आपसे झूठ बोल सकते हैं ना, मास्टर आपसे झूठ बोल सकता है, टीचर लोग अलग कुछ वाला झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब वहाँ जाएंगे उनको पता रहेगा तब सही बोलेगा, लेकिन जब वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ सही जानकारी आपको देगा। तो जो भी वैकेंसी आपके पास में है, क्योंकि देखो डबल AO ऑडिटर पहली बार BPSC ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑडिटर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। हर चीज़ आपको जानना जरूरी होता है कि क्या काम होता है, कैसे उनका वर्क फंक्शन काम करता है, कहाँ पर वह काम करेगा, हर चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। और हर चीज़ आपको यह कोई बताएगा नहीं, ये आपको पेपर से या इधर उधर से गूगल करेंगे, विभाग पे जाएंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया ऑडिटर का। अब हमको यहाँ पर क्या मान के चलो कि हमको और 6वीं का क्या देना है, इंटरव्यू देना है।
68 का हमको क्या देना है, इंटरव्यू देना है, और बहुत बच्चों का क्या देना है, 67 का इंटरव्यू देना है। तो 67 में क्या होता है, आप जो फॉर्म भरिएगा तो आपके फॉर्म में पद की हायरार्की होती है। पद की क्या होती है, हायरार्की दिया हुआ होता है ना जी, कि जैसे मान लीजिए कि स्तुति को फॉर्म में मिलेगा, बोलेगा स्तुति कौन सा पहला पद चूज करोगी, एसडीएम का, डीएसपी का, कि रजिस्ट्रार का, कि क्या, बताओ तो स्तुति थोड़ा सा माइक खोल के। यदि 3 पद हैं, ऑडिटर, ये क्या नाम है, एसडीएम का है, डीएसपी का है, और इसका है क्या नाम है, और है उसका रजिस्ट्रार का। तो पहले तुम किसको प्राथमिकता दोगी, तो रखोगी डीएसपी का। अच्छा डीएसपी रखोगी, सेकंड में किसको रखोगी। इतना काहे कंफ्यूज हो, तुमको पूछ देंगे हमको ये पकड़ के, समझी, ये बुलाते हैं, बोलती नहीं ये लड़की। भाई तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए माइंड कि हमको फर्स्ट में क्या बनना है, सेकंड में क्या बनना है, थर्ड में हमको क्या, अभी से ही तैयार रखो मेंटली, कंफ्यूजन का कोई दौर नहीं होना चाहिए। तुम बताओ तो अनामिका, पहले क्या रखोगी। हाँ सर फर्स्ट डीएसपी, सेकंड रजिस्ट्रार और थर्ड एसडीएम। ठीक है, देखो जैसे 3 पद हैं, डीएसपी है, उसके बाद क्या रखी हो, एसडीएम रखी हो सेकंड में। नहीं सर, थर्ड एसडीएम, सेकंड रजिस्ट्रार। सेकंड रजिस्ट्रार और थर्ड में क्या रखी हो, एसडीएम रखी हो गया। Yes, इसका sir. माइंड पूरा क्लियर कि हमको डीएसपी बनना है। अब देखो तो कभी तो अगर ऑडिटर का नहीं दे रहे, हम इसका पेपर दे रहे हैं अलग से, तो आपसे इंटरव्यू वाले पूरा, चूंकि पद तो 16-17 पद होता है, तो सब नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है पूनम, ऊपर का जो पूछेगा कि बताइए आपका प्रेफरेंस पद क्या क्या है। तो जैसे अनामिका अगर इंटरव्यू दे रही है तो उससे पूछेगा कि भाई आप डीएसपी क्यों रखे हैं ऊपर में, रजिस्ट्रार को सेकंड में क्यों रखे और थर्ड में एसडीएम को क्यों रखे हुए हैं। आपसे पूछेगा कि आपको डीएसपी में क्यों बनना चाहता है, क्यों बनना चाहती हो। तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि व्हाई आई बीकॉम और डीएसपी फर्स्ट एंड व्हाई माय फर्स्ट प्रीफरेंस विल बी डीएसपी। क्यों होना चाहिए, क्यों होगा, एसडीएम को क्यों। जैसे हम 60-62 का दिए थे ना, उसमें देखो एसडीएम का 260 प्लस पद था, डीएसपी का कुछ पद था, तो हमारा था ना, फर्स्ट में था कि हमको सर डीएसपी बनाइए, सेकेंड में था डीसी हमको चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट था, थर्ड में एक और पद दिए हुए थे, और चौथा में हम दिए हुए थे एसडीएम का। सीधे पूछ दिया कि भाई तुम एसडीएम को चौथे में क्यों रखे हो, जबकि हर लोगों का क्या होता है, एसडीएम प्रेफरेंस होता है, वो भी कि तब जब 260 से अधिक एसडीएम का पद आया हुआ है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन था हमने उनको बताया, सर हमको डीएसपी क्यों बनना है, क्यों मुझे पसंद है, यूनिफॉर्म क्यों पसंद है, हम उनको बताए। क्लियर करके रखना होगा। तो आपको ये भी काम करना होगा इंटरव्यू देने से पहले कि आप अपने हायरार्की को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। और तुम सुन लो सिंपी, आपको ऑडिटर का इंटरव्यू है तो आपको ऑडिटर के विषय में पूरा काम, पता, फंक्शन सब जानना होगा, हम आपको बता भी देंगे, और बाकी अभी क्या करना, हाथ पैर मारना वहाँ पर। आगे चले, क्लियर हो गया आगे। तो हमको क्या करना है, जो तुम बनना चाहती हो उसी के अनुसार। देखो जाहिर सी बात है कि एसडीएम और डीएसपी बनने के लिए ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, केवल सोचने से नहीं होगा। तीसरा जो होता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप मतलब सेल्फ प्रिपेयर हो जाओ, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जब हमको साक्षात्कार देना होता है कविता, चाहे साक्षात्कार कक्ष में हो या हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हो, हमको सेल्फ प्रिपरेशन करना होता है। और ये सेल्फ प्रिपरेशन होता क्या है, सेल्फ प्रिपरेशन होता क्या है, देखो ध्यान से, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपको जो नॉलेज होता है यानी ज्ञान होता है, वह ज्ञान क्या करना होगा, ज्ञान को इकट्ठा करना होगा। चाहे आप किसी भी किताब को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, या किसी को आप आर्टिकल पढ़ करके दो। ज्ञान का मतलब होता है कि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी प्रश्न पूछ देगा आपको, तो आपके पास में संबंधित प्रश्न के को जवाब देने के लिए कुछ आपके पास में उपागम होने चाहिए, जिसके आधार पर आप उनका बहुत बेहतर जवाब दे पाएं और अपने आप को क्या करें, संतुष्ट पाएं। संतुष्ट का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो बहुत बच्चा क्या होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से। जैसे हमारे क्लास में 2 जीव हैं, एक स्तुति है, एक निजेश है, दोनों का बड़ा अच्छा दोस्ती है। इसको फ़ोन करेगा, आज सर क्लास ले रहे हैं, चलिए क्लास ऑफलाइन, तो हम भी चलेंगे। ये बोलेगा हम नहीं जाएंगे, तो ठीक है हम भी ऑनलाइन क्लास कर लेंगे। यानी ये दूसरे में क्या किया हुआ है, ट्यूनिंग बना के रखा हुआ है। दोनों में कोई कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम अकेले भी क्लास कर सकते हैं, हम अकेले भी ऑफलाइन जा सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस।
तो इंटरव्यू में जाने से पहले जब आप वहां पर कक्ष में जाओ तो आपकी पर्सनालिटी आपको देख करके लगे क्या कि बंदे में कॉन्फिडेंस है, बंदे में क्या है, कॉन्फिडेंस है। आप देखोगे कि जब मार्केट में हम चलते हैं, मार्केट में जब हम चलते हैं तो अगर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं तो हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा अभ्यास है ना, खूब गाड़ी को रगड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा स्पीड में चलेगा तो वो क्या करेगा, बैलेंस कर लेता है गाड़ी को भीड़ भाड़ में, खासकर पटना जैसे शहर के भीड़ भाड़ इलाकों में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सिंपली कि आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप साक्षात्कार देने से पहले क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे। क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे। मॉक इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में छद्म साक्षात्कार, यानी डुप्लीकेट इंटरव्यू। यानी बीपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले आपको कम से कम 10-12 बार मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं कि बस कुर्सी पे बैठ गए, सामने में शीशा लगा हुआ और खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कविता, आपको वेल ड्रेसअप हो करके आपको जिस भी संस्थान में इंटरव्यू देना है, साक्षात्कार देना है, वहाँ जा करके साक्षात्कार देना। और यह भी ध्यान रखना कि साक्षात्कार लेने वाले की क्वालिटी क्या है, क्या वह कभी साक्षात्कार में अपीयर हुआ है, क्या वह इंटरव्यू की बातों को समझता है, क्या वह इंटरव्यू में जो गरिमा छिपा हुआ है, उसकी जो गूढ़ बातें होती हैं उनको वह मानने को तैयार है कि नहीं है। बहुत लोग यहाँ पटना में क्या है कि जो कभी पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं लेकिन इंटरव्यू वो करवा रहे हैं, ये बड़ी वो क्या आपका विकास करेंगे। इंटरव्यू का मतलब होता है कि जब आप इंटरव्यू कक्ष में इन करो ना, तो आपके पहले कदम से लेकर के जब आप आधे घंटे बात कर रही हो या कर रहे हो, वो नोट करे मॉक इंटरव्यू लेने वाला मास्टर साहब कि हाँ बोलने में क्या तरी, इसका लब घर घर आ रहा है, कि आंख में कॉन्फिडेंस नहीं, कि चेहरा में इसका कॉन्फिडेंस नहीं है, कि झुक के ऐसे बैठी हुई है, कि बार बार साड़ियाँ मतलब संभाल रही है, बार बार कोई क्या कर रहा है, कमीजें इसी से कर रहा है। हर चीज़ आपको ऑब्जर्व करके आपको बाद में वो क्या करे, बताए समझाए। तो जब आप 10-12 बार इंटरव्यू दे देंगे मॉक इंटरव्यू, तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। और यही कॉन्फिडेंस क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब एनर्जेटिक रखेगा, ताकि आप इंटरव्यू में क्या करें, इंटरव्यू को फेस कर सकें। ये समझ में आ गया, नॉलेज होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए, आपका जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए। अट्रैक्टिव क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए। ये होता है सेल्फ प्रिपरेशन के 3 पहलू होते हैं। क्या पहलू होते हैं कविता रानी, पहला ज्ञान, आपको ज्ञान लेना होगा। ज्ञान का मतलब हुआ ऑडिटर से जुड़ा हुआ ज्ञान, आपके ग्रेजुएशन से जुड़ा हुआ ज्ञान, या सामान्य मुद्दे। इस ज्ञान में आपको सामान्य मुद्दे भी आएंगे। सामान्य मुद्दे का मतलब ये हो गया कि आपके यहाँ जो न्यूज चल रहा है वर्तमान में, राष्ट्रीय न्यूज हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज हो गया, या बिहार का न्यूज हो गया, उन सारे न्यूज के विषय में आपको सामान्य जानकारी है कि नहीं, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, जानकारी वहाँ पर रखनी होगी। ठीक है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो होगा, यह आपको कब झलकता है, आपके पहनावे से, आपका जो आउटफिट है ना उससे। तो कल हम डिस्कस किए ही थे परसों कि आपका आउटफिट कैसा होना चाहिए लड़की के लिए और लड़का के लिए। उतना अच्छा आउटफिट में, जितना अच्छा आप आउटफिट में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड मेंबर को आकर्षित कर सकते हैं। और अगर वो आकर्षित हो गया तो आपको दिल खोल करके वह नंबर देगा। आकर्षित अगर नहीं हुआ तो आपको वह नंबर कटौती करेगा। ज्ञान तो आपका देखेगा ही देखेगा, क्योंकि वो उनको पता हो जाएगा कि भाई जिस बच्चे के पास में अपना ड्रेसअप सेंस नहीं है, वो क्या अपने आप को वो क्या अपने पंचायत को संभालेगा, अपने क्या जिला को संभालेगा। वो एक इंट्यूशन कर लेते हैं आपके विषय में। उसी इंट्यूशन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना होगा। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो होता है ना रिया, कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में बन जाएगा आपका। इसको यह एक प्रकार का समझो क्या है, एक प्रकार का घिसाव है। जितना हम घसेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको चमक आएगा। देखती हो ना, जैसे रिया जाती होगी पार्लर में मसाज करवाने के लिए, चेहरा के में क्या है, मेरा चेहरा चमके, नीचे भी जाता होगा। देखती हो हजाम क्या करता है, पूरा रगड़ता नहीं आता चेहरे को, खूब घर घर खूब अच्छे से। कहीं जगह तो मारवा करता है थप्पड़ से ऐसे, ताकि जो 1.5 साल हो गया वो जिंदा होकर क्या करता है, तो उसका कितना मेरा चेहरा चमकता है। यानी बार बार चेहरे को घसने के बाद मेरे चेहरे पर चमक आती है। तो क्या पर्सनालिटी को भी एक दिन में चमक आ जाएगा, सिंपली नहीं आएगा ना। हमको क्या करना होगा, अच्छे तरीके से इस पर अभी से ही वर्क करना होगा। जिनको इंटरव्यू देना है वो तो काम करे ही करे, लेकिन जो इंटरव्यू बाद में देंगे, 69वीं का जिनको देना है, वो अभी से ही अपने पर्सनालिटी पर क्या रखें, अच्छा काम करें।
मार्केट में जब भी जाना तो ऐसा नहीं कोई भी चले गए खेतान मार्केट में 100 रुपये का पैजामा लेके खरीद के पहन लिए, नहीं। आप जिस प्रकार घर बाहर में रहते हैं ना, तो घर में भी अच्छा ड्रेसअप में आप रहें। रात में सोने के समय तो ढीला कपड़ा पहने ही पहने आप, लेकिन जब आप अपना प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं या कहीं लाइब्रेरी जाते हैं, तो वेल ड्रेसअप होकर के आप जाइए, क्योंकि वेल ड्रेसअप होकर के आप जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, है ना। सब एक पहलू होता है हमारे पर्सनालिटी का। आगे चले, अगला हम क्या करेंगे सरकार से पहले देखो, जैसे मान के चलो कि हमारा 16 अगस्त को इंटरव्यू है ना, अगस्त को क्या है इंटरव्यू है, और हम क्या करेंगे 15 अगस्त को हमको भाई दिन में इंटरव्यू होगा, 10 बजे से 2 बजे बीच में, या 2 से हमको 5 में लेगा, जैसे सॉरी 10 से 1 या 2 से 5 लेगा हमको, जो भी डेट हमको आएगा उस हिसाब से। तो 15 अगस्त को यदि हम क्या करेंगे, मेरा 16 को पेपर है, तो 15 अगस्त के एक दिन पहले हमको क्या तैयारी करना होगा। देखो बहुत लोग, जब हम लोग 25 साल से ज़्यादा जब उम्र होता है ना हम लोगों का, तो हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है, हम सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। उसका कारण होता है हमारा जो दिनचर्या होता है, ढंग से ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कत होता है कॉन्स्टिपेशन का। और जिस भी कैंडिडेट को कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत होता है, वो इंटरव्यू जब देने जाता है ना, जब वो फ्रेश नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, तो देखोगी ना कि हमेशा क्या आएगा, चेहरे से पसीना आना शुरू हो जाता है, यानी घबराहट होता है। उनको थोड़े पता है कि भाई लड़का लड़की को क्या दिक्कत है बायोलॉजिकली या मेडिसिन क्या दिक्कत नहीं, उनको पता है कि भाई लड़का घबरा रहा है। तो आपको ऐसी समस्या यदि है तो 15 अगस्त को क्या करना, लाइट खाना खाना। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का खाना। हल्का खाना का मतलब क्या हो गया, यदि आप रात को अनामिका 7 रोटी खा के सोती हो ना, तो क्या करना है, केवल 3 या 4 रोटी हमको खाना है। डेली 3 ही खाते हैं सर। अरे हम एग्जाम्पल बताए हैं, जितना खाना खाते हैं उसका आधा खाना ही खा करके क्या करना है, आपको वहाँ जाना है। दूध पीना है, दूध से क्या होता है सिंपी, दूध से हमको नींद अच्छी आती है, थकावट भी हमको नहीं आएगा, ठीक है। एक दिन पहले क्या करेंगे, हम हल्का खाना खाएंगे पूरा दिन भर। दिन भर का मतलब ये होता है कि जब सुबह 15 को उठेंगे तो नाश्ता करेंगे, लाइट नाश्ता करेंगे हम, दोपहर को खाना भी हम लाइट खाना खाएंगे, रात का डिनर भी क्या करेंगे, लाइट डिनर करेंगे, और क्या करेंगे हम अपना दूध का सेवन जरूर करेंगे। क्योंकि दूध क्या होता है, दूध का 2 उपाय होगा, ये रीजन होता है कि एक तो दूध से आपको बहुत अच्छा क्या आएगा, नींद आएगा, दूसरी बात क्या होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश हो सकते हैं, है ना। इस चीज़ को करना, यदि अगर दिक्कत आपको है तो अभी से उसको चीज़ को अपने साइकिल में क्या कीजिए, उसको लाइए, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे एक दिन पहले का। दूसरी बात क्या होता है, किसी प्रकार का आपको ऑयली खाना तो खैर अवॉइड ही करना है। जैसे बहुत बच्चों का क्या होता है, कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मम्मी रात में खीर पूरी खूब बनाओ बढ़िया से। पूरी बनेगा तो भाई तेल में छनाएगा, रिफाइन में छनाएगा, वो हमारे शरीर में जा करके क्या करेगा, हमारे शरीर को जा करके अजीब सा फीलिंग देगा, हम उसको अच्छे तरीके से डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। सब लोग ऐसा खाए हैं, भुगते होंगे उन सब चीज़ों को। बार बार क्या आएगा, बार बार हिचकी आएगा, बार बार अंदर में क्या आएगा, ढकार आएगा, कुछ खाते रहेंगे हम लोग को। तो ये मान के चलो कि 16 अगर आपको सही वाल नहीं पसता, वाल पचने में समय लगता है, आप वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, अंदर से ढकार आ गया, कितना खराब वहाँ पे नोशन जाएगा आपका। तो वायली खाना क्या करना है, आपको नहीं खाना है। और 15 अगस्त को क्या करना है, आपको पानी का सेवन मतलब पर्याप्त मात्रा में पीना है। पर्याप्त मतलब कि जितनी आवश्यकता है 5 लीटर शरीर का ना, उतना आसपास पीना, ऐसा नहीं कि पूरा बाल्टी लिया हमने पानी पी लिया। ये एक दिन पहले का है, ठीक है। और नींद आपको कम से कम 8 घंटे का लेना है। क्या करना है, नींद आपको 8 घंटे का लेना है। उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, अगला हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो समय बचा हमको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, उस समय में हम अब जो भी नॉलेज गेन किए हैं किसी कोचिंग से मॉक दे करके, तो मॉक वाले सर ने हमको क्या कमी बताया है, उस कमी पे हम काम करेंगे। उसके बाद कि हमको यदि कहीं सब्जेक्टिव कहीं दिक्कत हो रहा है तो हम किताब को पढ़ेंगे, पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी आपको चीज़ें उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, अपने हिसाब किताब से उसको तैयार करके रखेंगे। ये होता है साक्षात्कार की तैयारी करने से पहले की तैयारी। फिर अगला पॉइंट इसी में क्या होता है, ये होता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग का मतलब ये होता है, देखो क्लीनिंग हम 2 पर्सपेक्टिव में बताते हैं आपको। पहला बताते हैं मेल का, और दूसरा बताते हैं किसका, फीमेल का। यह क्या होता है, देखो ध्यान से, जो मेल होते हैं, हमने कल भी कहा था कि क्लीनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि गला के ऊपर और ये हमारा जो कलाई होता है, कलाई के बाहर आपको अपने हाथ को साफ रखना है, और गला के ऊपर अपने आपके जो सर होता है, सर को साफ करना है। बाकी तुम नहा के मत जाओ, शरीर में खूब कालिक पोत लो, से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो चीज़ दृश्य, ये विजुअल है, जो दृश्य है जिसको हमको दिखाई देता है, उस पर आपको काम करना है।
काम क्या करना है प्रिया? देखो, जैसे मान लो कि हम लड़के हैं तो हमको क्या करना होगा, यदि हम इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले हम गले के ऊपर का जो भी मैल है उसको छुड़ाने का। मैल का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं गर्मी के समय कालिक चलाता है बदन पे, सबको होता है वैसा। कोई बोलेगा नहीं सर हमको नहीं होता है, तो अलग बात है। सबको क्या होता है उसी स्थिति को होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको अपने चेहरे पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करना है। आप पार्लर में जाके काम करो या खुद से उसको मसाज कर लो। बाल की हेयर कटिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाना है। दूसरी बात क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का नाक का बाल निकल रहा है, कान में यहाँ से एंटीना निकला हुआ रहता है, कान का बाल रहता है ना, उन सबको क्या करना है, आपको क्लीन करके जाना है। अच्छा, बाल में क्या दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो बाल होता है बहुत सारे बच्चों का बाल क्या होता है समय से पहले पक जाता है। जैसे कि हमारा मैक्सिमम बाल पक गए होंगे हैं। अश्रुति बोलती है सर आप बुढ़ा गए हैं, है ना, कई बार वो क्लास में कहती रहती है, बच्ची हंसते खेलते, वो क्लास का पाठ होता है हंसते खेलते में। तो जो बाल पकता है वो बाल पकता है टेंशन से हो गया, खान पान से भी होता है ना। तो यदि आपको बाल को कलर करना है तो आप बाल को कलर करके जाइए, और यदि आप बाल को कलर नहीं करते हैं तो बाल को कलर करके मत जाइए, दिखावा नहीं करना है। हो सकता है आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, लड़कों में ज़्यादा होता है वैसे, कि आपका बाल पक गया है, आप काला मतलब कलर क्यों नहीं करते हैं? तो बोला सर कलर में केमिकल होता है, सर पे रखेंगे तो हमको चर्म रोग हो जाएगा, जो भी आपको बोलना बोल देना। और यदि कोई बाल काला करके जाता है, उसका जवाब क्या होगा कि सर यदि हमारा सफ़ेद बाल है तो बाल को इसलिए काला किया है ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि काला उजला बाल देखने में ऑड लगता है। तो जवाब आपके पास अपना अपना होना चाहिए, हर प्रश्न का जवाब, मतलब सिचुएशन का जवाब। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, क्लीनिंग। ये तो हो गया हमारा मेल का। फीमेल लोग क्या करेंगे, देखो यदि आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो वही तो भाई चेहरे पे तो काम करना ही करना है आपको। लड़की लोग क्या करती है, यहाँ से यहाँ हम पता है कि यहाँ मतलब 4 थर्ड की कौन थर्ड बोलते हैं, ब्लाउज यहाँ पहनना होता है। इसके नीचे का हिस्सा ना कहीं पर भी आपको मेहंदी नहीं होना चाहिए। और जो मैरिड लड़की होती है तो इस पर पिया का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गाना है पिया का, बहुत लड़की लोग नाम लिख लेती है मेहंदी से, या टैटू करवा लेती है। यदि टैटू करवाई हुई है तो या तो उसको तुम डिलीट कर हटाओ, नहीं तो तुम क्या उस पर स्किन का कलर चढ़ा करके वहाँ जाओ, क्योंकि ये सब अच्छा नहीं मानता अधिकारी लोगों को। देखियो यूपीएससी के चाहे बीपीएससी के बच्चे एकदम सिंपल रहता है, लेकिन जो बीसीएमसी का बच्चा होता है वो देखो तो यहाँ टैटू वहाँ टैटू, उस नहीं। आपको हाँ जहाँ से शरीर आपका दिख रहा है वहाँ से आगे क्या करना है, क्लीनिंग करना है। नाखून यदि आप रंगे हुए हैं लड़कियाँ तो नाखून के कलर को हटाने का कोई सिस्टम होता है जी कि नहीं होता है? और कुछ आता होगा उसको हटाने वाला? जी सर आता है। अच्छा, नाखून हट क्लीनर जाता है। आता है सर। यस सर। क्या क्या सिस्टम मार्केट में आ गया, हमको लगा कलर हट जाता है सर। सर वाटर कलर भी होता है जो रंगने से पता भी नहीं चलता, लगता नेली है। अच्छा, ऐसा भी होता है। यस सर। जी सर, सिर्फ लाइटिंग आता है दिल के ऊपर हल्का सा बस। हाँ तो जो भी हो, क्योंकि हमारे पास अनुभव नहीं है उस चीज़ों का, ना खरीदे हैं ना कभी यूज किए हैं, क्या करना तो उस नाखून को कलर नहीं करना है। नाखून लड़कियां क्या कर देखोगी, एक एक नाखून लड़की लोग स्टाइल से नहीं, सिंपी इसरो का एंटीना बना के रखी रहती, कहीं नेटवर्क पकड़ लिया हमारा। उस नाखून को क्या करना है, उस नाखून को आपको कटिंग कर देना है एक दिन के लिए। क्या करोगे, कटिंग करो। अच्छा, लड़कियां बहुत क्या करती हैं, जो मेकअप करती हैं उनके लिए बहुत सारी लड़कियां आईब्रो को सेटिंग बनवाती हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां आईब्रो बनवाती हैं तो वहाँ क्या करना, एक दिन पहले आईब्रो को बनवा लें, मतलब पूरा मैचिंग करना अपने भाव को। ये नहीं कि मतलब 5 दिन पहले हम आईब्रो बनवाएं थोड़ा बाल निकल गया, खराब लगेगा दिखने में। और जो लड़कियां आईब्रो नहीं बनाती हैं उनको दिखावा नहीं करना, उनको सिंपल वे में जाना है। जैसे हम हैं वैसे रिप्रेजेंट दिखाने के लिए हम ये नहीं करेंगे, आईब्रो नहीं बनाएंगे, वैक्स क्या होता है वैक्स नहीं करवाना है। जो लड़कियां वैक्स करवाती है वो वैक्स करवा कर जाएंगी। क्योंकि देखो जो वैक्स करवाती है ना उसका देखिए शरीर खूब एकदम चिकना होता है, बहुत अब बाल उगता है एकदम खर जैसा। लेकिन जो वैक्स नहीं करवाती केवल हाथ में, क्यों हंस रहा है, दांतें तोड़ देंगे हम। तो जो वैक्स नहीं करवाती है उसका क्या होता है, एकदम रोआ सिंपल, बहुत बोला कैसे रोआ हम लोग का एकदम मुलायम रोआ रहता है। तो ये ठीक है, जबरदस्ती इसको वैक्स नहीं करवाना है, क्योंकि हर चीज़ आपका वो बीपीएससी वाले नोटिस करते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं ताकि आपको मजा आए सुनने में, हमको बोलने में मजा आए, बल्कि ये इंटरव्यू का पहलू होता है कि आप अपने पर्सनालिटी को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हल्का सा आईब्रो पे सेटिंग करवाना है। अच्छा, बहुत लड़की का बाल क्या होता है, कुछ का बाल कर्ली होता नहीं होता है कि पूरा ऐसे झम्मा टाइप का हो जाता है, और किसी के बाल जब आगे देखोगे तो बाल में थोड़ा थोड़ा पूंछी निकला हुआ रहता है। तो आप अपने बाल को भी क्या करेंगे, सेट कर देंगे। सेट का मतलब होता है कि जैसे आपको बाल रखना है आप उस बाल को रखेंगे। देखो मार्केट में हम जब जाते हैं तब हमारा दूसरा ड्रेसिंग सेंस होता है, कविता हेयर स्टाइल दूसरा हमारा होता है, बार बार क्या करते हैं, ऐसे जुल्फों को ऊपर में रखते हैं, है ना।
आप वहाँ पे क्या करना, लड़की हो तो ऐसे जूड़ा को बांधना, मतलब इतना अच्छे तरीके से कि एक भी बाल आपके चेहरे पर इंटरव्यू के समय में नहीं आए। इन्हीं की बाल आया ऊपर उड़ा दिए। अगर कोई बाल बदमाश बाल है आपके माथे का जो बार बार बांधने के बाद भी चला, तो उसको क्या करना, कैंची से काट देना, फिर तो बाल आ ही जाएंगे उसका। ध्यान रखना, हर चीज एक एक प्रॉपर चीज को इंटरव्यू वाले क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलें। सर बाल को जूड़ा बनाना जरूरी होता है या फिर ओपन बाल में भी जा सकते हैं? हाँ देखो, ओपन बाल जो होता है ना, वो अव्यवस्थित स्थिति को दर्शाता है और यह बताया जाता है कि भाई यदि कोई लड़की ओपन बाल में जा रही है, वो उनका व्यवहार में क्या है, अस्थिरता है, अव्यवस्थित है। जितना भी लड़की इंटरव्यू देने जाती है, आप देखे होइएगा वो क्या करती हैं, अच्छा सही से यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, खोपा की ढोपा, खोपा ऐसे, पोनीटेल और खोपा। अच्छा खोपा बोलते हैं, हम लोग गांव में खोपा बोलते थे उसको, यहाँ पता नहीं कौन। हाँ, जूड़ा बोलते हैं सर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। उसका दो तरीका है। देखो, चूंकि हम क्या बोले हैं कि ब्लाउज आपको यहाँ तक पहनना है ना लड़के लोगों को, गला तो ऐसे भी आपका नहीं। देखो बाल क्यों होता है, लड़की बाल क्यों बढ़ा के रखती है, क्योंकि लड़की के पीछे का जो हिस्सा होता है ना ब्लाउज कुछ वो नहीं दिखी, मतलब उनका जो शरीर होता है वो ढका रहा है, इसलिए उनके पास में क्या होता है, बाल बढ़ाने का कल्चर है हमारे सोसाइटी, मतलब हमारे ये हिंदू कल्चर या जो भी फीमेल कल्चर होता है वहाँ पे। तो चूंकि आपका तो ब्लाउज से यहाँ ढका हुआ है बटन ऊपर का, तो जिनको ब्लाउज ऐसे करना है वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके से गोल गोल करके खोपा बांधेंगे, और कोई कलम आता है यहाँ पे, कलम हो गया, क्लिप हो गया, उसको क्या करो, उसको अच्छे तरीके से घोंप दीजिए। पहला कारण हो गया, मतलब पहला ये उपाय। दूसरा उपाय क्या होता है, यदि आप ब्लाउज भी पहनी हुई हैं तो नहीं, उसको क्या उसे ऐसे नहीं करते हैं, बराबर ऐसा बनाते हैं, क्या उसको बोलते हैं जी, 3 को 4 को चोटी। चोटी, हाँ। आप क्या करना, चोटी बना करके आप उसको एकदम सिंपल लाइट चोटी, टाइट नहीं। लाइट का मतलब कि थोड़ा सा बाल आपका खुला खुला रहे। लाइट का मतलब देखो होता है ना कैसी चोटी बनता है जी, ऐसे नहीं बांधता खूब कस कस के, एक तो खूब कस के बांधती मम्मी, तो खूब कस के बांधती होगी बेटी लोग, है ना, खस के नहीं बांधना है, मतलब बाल को हल्का आपको नॉर्मल, ताकि वो अरेंज रहे अपने में। और फिर नीचे में क्या करना, फीता लगाना है, फीता लगवाओ, जो लगाना है वो लगवाओ। अब देखो, अगर आप चोटी बना रही हैं, समझी सिंपी, अगर चोटी बना रही हो तो जाहिर सी बात है कि नीचे का बाल थोड़ा खुला रहे, मतलब ये रहेगा, नीचे तो खुला रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे खुला रहता है। यहाँ पे क्या करती हो, रबर या कुछ लगाती हो। तो जब इंटरव्यू हम दे रहे होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, जब इंटरव्यू हम दे करके वापस जाते हैं तो भगवान के धन पीछे ही से जाते हैं। इंटरव्यू में क्या करते हैं, कुर्सी हटाएं, ऐसे घूम के हम, यानी हमारा पीठ दिखता है इंटरव्यू वाले को। और यदि आप इस बाल का कैंची से सेटिंग नहीं करके जाएंगे ना, एक बाल इतना बड़ा निकला, एक बाल इतना बड़ा निकला हुआ है, तो मतलब क्या होता है, उनको खराब एजम्पशन जाता है। फिर आपका हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व से वो ज़्यादा प्रभावित न हो, है ना। अगर आप बाल का कटिंग नहीं करवाए हैं तो क्या करना, आराम से जूड़ा बना करके चली जाओ, बहुत बढ़िया लगेगी दिखने में। अगर जूड़ा नहीं बनाना है, लगता है भारी हो जाएगा चोटी, हम ये खोपा हमको, तो क्या करना, जूड़ा, ये क्या बोलते हैं, चोटी बना करके वहाँ पे जाना। सर जिसका बाल छोटा हो वो कैसे जूड़ा बनाएगा? हाँ, जिनका बाल छोटा है वो क्या करना, उस बाल को खुला ही छोड़ देना। और उसको एक कौन सा एक सिस्टम आता है जैसे कसने वाला, क्लचर सर? अरे नहीं, क्लचर तो होता ही होता है कि नहीं होता, इसे हेयरबैंड टाइप का है, वहाँ तो हेयर बैंड तो बोल रहे हैं। हाँ हेयर बैंड सर। जैसे बहुत लड़की होता है ना बॉयकट बाल रखती है ना, बहुत लड़की लोग होती है, तो वो उनके देखो दो तरीका है। यदि बॉयकट वाले तो खुला बाल छोड़ कर क्या बचाओ, क्योंकि बॉयकट जो लड़की बाल रखती है ना, उसके बाल का कुछ सेटिंग ऐसा होता है कि चेहरे पे बाल उनका नहीं आएगा, कान पे रखना कहीं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, या तो आप उसको क्लेचर लगा लो। क्लेचर कैसा, चमकदार नहीं, मतलब जैसे वो काल वाला है ना, मतलब बाल काला है तो काला क्लेचर ही, या कुछ ऐसा की जाए ताकि वो चमके नहीं। और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप उसमें क्या लगा लो, एक सिंपल सा, सोना चांदी का नहीं लगाना है, क्या लगा, सिंपल सा जो हेयर बैंड होता है हमारा वो लगाना, ताकि हमारे चेहरे पर, उनका चेहरा पर किसी प्रकार का हमको डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका, मतलब जो हमको क्या उसको बोलते हैं, क्लीनिंग वाला, उस क्लीनिंग वाले पार्ट का यही हिस्सा होता है। प्लस कि आप जो ड्रेस पहन करके जाएंगी या जाओगे, वो ड्रेस बहुत अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, उस पर इस्त्री किया हुआ होना चाहिए, और किसी प्रकार का वहाँ पर दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप लड़का हो और ये कोट पहने हुए हो, तो कोट में 3 बटन होता है, देखोगे यहाँ पे इंटरव्यू वाले में। तो आपको क्या करना है, एक ही बटन लगाना है, आराम से जाना है वहाँ मस्ती करते करते, इन करना है आपको। इन करने के साथ में क्या करना, आपको बैठना है, और बैठना में अब कोट को खोलेंगे कि बंद करेंगे, वो हम आप क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में हम बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको पूनम?
जी सर। यस सर।